नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में खूब गरजे पीएम मोदी, कहा बीजेपी की सरकार में घुसपैठियों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। बीजेपी के हुंकार से टीएमसी में दहशत। इलेक्शन कमीशन ने किया 149 पुलिस अधिकारियों का तबादला। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया आरोप, कहा उम्मीदवारी छीनने की थी साजिश। कर्नल पुरोहित बने सेना के ब्रिगेडियर। मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में 17 साल तक लड़े लड़ाई, भारत सरकार ने बढ़ाई शान। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता पर नहीं बनी बात। ईरान के शर्तों को अमेरिका ने किया मानने से इनकार। ईरान बोला देंगे हमलों से जवाब। शांति वार्ता के बीच इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह को ठोका। लेबनान ने किया जवाबी हमला, सीज फायर पर उठे सवाल। खबरों में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। आज पीएम मोदी वर्धमान में ममता बनर्जी पर खूब दहाड़े, कहा बंगाल में अब नहीं चलेगी ममता, राजनीतिक हिंसा और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी सरकार ममता के भ्रष्टाचार को खत्म करेगी और एक एक करके घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ेंगे। पूर्वी वर्धमान में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसे मोदी ने ऐतिहासिक बताया, कहा बंगाल अब बदलाव होना तय है। बीजेपी के बढ़ते समर्थन ने टीएमसी में दहशत का माहौल है। एक एक करके घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ेंगे। पूर्वी वर्धमान में जिस तरह से भीड़ उमड़ी, उसे मोदी ने ऐतिहासिक बताया, कहा बंगाल में अब बदलाव होना तय है। बीजेपी के बढ़ते समर्थन से टीएमसी में दहशत का माहौल है। बचा पाएंगे अपनी साख सर ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी तो बहुत ही बैकफुट पर चली रही है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक अनोखी बात कह दी और भीड़ देख करके वो इतने उत्साहित हो गए। जनरली वो ये काम करते नहीं। वहां पे ऑन द स्पॉट एक वीडियो बना करके उन्होंने शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से आता हूं, गुजरात में तो पॉपुलर है ही, लेकिन कभी भी चुनाव के दौरान जब से वो मुख्यमंत्री बने 11 बजे की रैली में, मतलब मॉर्निंग की रैली में, उन्होंने 3 रैलियां की। मॉर्निंग की रैली में इस तरह की भीड़ उन्होंने अभी तक नहीं देखी। जिस तरीके से वर्धमान में जो है वहां पे लोग आए थे, और इसलिए वो अब कन्विंस्ड हो गए, और इसलिए उनके तेवर, उनका भाषण और जिस हिसाब से वो लोगों से अप्रोच कर रहे हैं और बांग्ला में भी नारे लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो अपने चिर परिचित अंदाज में वो भाषण देते हैं, जब वो कहते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो जनता कहती है हाँ, है ना। तो उसी तरीके से कि चोलबे ना, वो नारेबाजी लगवा रहे थे। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की, तो जिस हिसाब से वो एक के बाद एक दिन में 3 रैलियां, उधर प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, इधर अमित शाह कर रहे हैं, अभी और भी कई सारे स्टार प्रचारक, योगी हों, स्मृति ईरानी हो, तमाम बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो मैदान में उतरने वाले हैं। एक माहौल के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां अब पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को लेकर के कन्विंस हो चुकी है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हारने वाली है। जी, तो बीजेपी की ताबड़तोड़ रैली से ममता बनर्जी परेशान है। वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आज उन्होंने कहा कि बीजेपी भवानीपुर से उनकी उम्मीदवारी रद्द करवाने की साजिश रच रही है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 149 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 81 पुलिस इंस्पेक्टर और 68 सब इंस्पेक्टर है। इन सभी अधिकारियों को न केवल स्थानांतरित किया गया है, बल्कि इन्हें चुनाव से जुड़े किसी भी काम से हटा दिया गया है। इससे ममता बनर्जी और बौखलाई हुई हैं और कह रही हैं कि सब बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी में बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी से। देखिए, ममता बनर्जी पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही हैं। अब आप कह रही हैं कि भवानीपुर से उनका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कराने की साजिश। अरे, कोई ऐसे थोड़ी कैंसिल करा सकता है। अगर आपने नॉमिनेशन भरा है, आपके कागजात बिल्कुल सही हैं, जो बिल्कुल सही हैं, तो ऐसे कोई
आपकी उम्मीदवारी को हटाया नहीं जा सकता कि कोई चुपके से पीछे से कोई खेल कर देगा। ममता बनर्जी ने यह तय कर लिया है कि बंगाल की जनता जो है मूर्ख है, इनको कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी समझा दो, वो समझ जाएंगे। भाई कृष्णानगर में आपका उम्मीदवार, उसका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, आपको मालूम था कि कैंसिल होगा, फिर भी आपने जो है उसको उम्मीदवार बनाया। क्यों बनाया? वो सरकारी कामकाज में ठेका लेकर के बैठा हुआ है। कानून साफ साफ कहता है कि सरकार में कोई आदमी व्यक्ति है जो काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर भी आपने जानबूझ के उसे उम्मीदवार बनाया। और तो और आपको मालूम था, इसलिए आपने दूसरा कैंडिडेट भी उतार के रखा कि इसका कैंसिल तो होना ही है। नहीं कैंसिल हुआ तो कोई बात नहीं, अदरवाइज ये हमारा उम्मीदवार होगा। अब आप इस तरह का खेल करेंगे और उसके बाद कैंसिल हो जाता है तो फिर आप छाती पीटेंगे कि ये देखिए हमारे साथ बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने ये काम बीजेपी के खिलाफ के कहने पे किया। ये बेकार की बातें हैं। अब कई सारी जगहों से जो ऑलरेडी 250-300 पुलिस वालों को जो तबादला कर दिया गया था, इसके बावजूद इस तरह की शिकायत आ रही थी कि जो पुलिस है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, अभी भी टीएमसी के लिए काम कर रही है। कई इस तरह के वीडियोस आए तो आज फिर एक्शन हो गया। 149 जिसमें 81 इंस्पेक्टर और बाकी के 68 सब इंस्पेक्टर, उनको न सिर्फ तबादला किया गया है, तबादला करके शंटिंग में डाल दिया गया है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी इलेक्शन से जुड़ी हुई नहीं दी जाएगी। और इलेक्शन के दौरान ये वर्दी पहन करके घूमते हुए कुछ इलेक्शन में हाथ बटाते हुए नजर आए, पार्टी प्रचार करते नजर आए, तो फिर आपके ऊपर एक्शन भी होगा, सस्पेंड भी होंगे। ममता बनर्जी ने पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस तरीके से वो सिस्टम चला रही थी कि जैसे जो मैं शुरू से पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि पार्टी, पुलिस और प्रशासन, ये तीनों ममता बनर्जी के हाथ की कठपुतली की तरह वो काम कर रही थी। तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लोग जो है अब सामने आ रहे हैं। लोगों के अंदर जो टीएमसी का जो खौफ था, जो दहशत थी, वो अब खत्म हो रही है। जी, तब बात कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की। पुरोहित भारतीय सेना के ब्रिगेडियर बनाए गए हैं। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में पुरोहित को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। सबूतों के अभाव में अदालत ने जुलाई 2025 में बरी कर दिया था और इसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें ब्रिगेडियर पद पर पदोन्नति दी थी। यह फैसला उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 17 साल तक चले विवाद और मुकदमे के बाद उन्हें यह सम्मान मिला है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार सेना के प्रति कितने संवेदनशील है। दामन का दाग तो सर धुला ही है, साथ ही साथ एक ताज से नवाजा भी गया पुरोहित जी को। देखिए, कर्नल पुरोहित वो एक ऐसे शख्स हैं कि जिनके ऊपर देश को गर्व होना चाहिए कि किस तरीके से वो हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी मिलिटेंट के जो पूरे कुचक्र के अंदर घुस के वो भारतीय सेना को इंफॉर्मेशन देते थे। ही वॉज ऑन ड्यूटी, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन समय गलत था। कारण यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और इस तरह के तमाम लोगों ने, उन्हें चाहिए था मुंबई धमाके के बाद और उससे पहले कि जो इस्लामिक आतंकवाद होता है उसके पैरेलल एक हिंदू आतंकवाद का एक बोगी, एक अफवाह, एक झूठ परोसा जाए पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसी चीजों का इन लोगों ने तमाशा बनाया और उसके चेहरे बने 2। आपने कम से कम ये हम लोग देशद्रोही लोगों को बुलाते तो गलत नहीं बुलाते। आपने एक साध्वी को चुना और दूसरा आपने एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर को चुना हिंदू आतंकवाद के नाम को बदनाम करने के लिए। अब इस चीज को समझिए कि क्या ये लोग कितनी गंदगी फैलाने वाले लोग।
वो तो कसाब पकड़ा गया, अदरवाइज वो कसाब पकड़ा नहीं जाता और जियो टीवी ने, पाकिस्तान का चैनल, उसने बताया नहीं होता कि ये पाकिस्तान का है, ये सेकुलर पार्टियां, ये लालू मुलायम, ये कांग्रेसी, ये इस तरह के लोग वो कह देते कि ये आरएसएस की साजिश है। किताब भी आ गया था, वो एक जोकर एडिटर, सहारा को उर्दू अखबार वाला, वो किताब लिख दिया, ये आरएसएस की साजिश है। महेश भट्ट वो जाकर के वहां पे, और दिग्विजय सिंह उसको जो है वो इनॉग्रेट करने के लिए गए थे, हैं? और महेश भट्ट का बेटा वो मुंबई धमाके में रेकी करवाने वाले के साथ घूम रहा था। ये ऐसे मक्कार किस्म के लोग हैं, देशद्रोही, जो हिंदुस्तान में जो आतंकी पकड़े जाते हैं ना, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और खड़े हो जाएंगे ये सब। तो ये साजिश वो खत्म हुई। और ये जिस व्यक्ति ने, हेमंत करकरे, बहुत सारे लोग शहीद कहते हैं, कहना भी चाहिए, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं डेस्टिनी, डिवाइन जस्टिस। हेमंत करकरे ने बहुत टॉर्चर किया इनको, क्या क्या नहीं किया, साध्वी को क्या नहीं किया इन लोगों ने, टेलीविजन पे बोला भी नहीं जा सकता, इतनी गंदगी फैलाई, एक गोली भी नहीं चला पाए, और वही पाकिस्तानियों के हाथे वो मुंबई अटैक के दौरान मारे गए बिना लड़े हुए। तो खैर, दुनिया जो है वो डिवाइन जस्टिस पे चलती है, तो ये बड़ा न्याय हुआ है। और इस सरकार को और भारतीय सेना को, आर्मी चीफ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना करेजियस फैसला लिया। एक देशभक्त को न सिर्फ आपने उसका मान सम्मान बढ़ाया, बल्कि हिंदुओं के ऊपर भी अब उपकार किया कि ये जो दंश, ये जो कलंक, ये कांग्रेसी और देश के सेकुलर पार्टियां वो जो हिंदुओं के ऊपर पोत रहे थे, वो खत्म हुआ। जी, अब बात इस्लामाबाद में शांति वार्ता की, जो पूरी तरह से विफल होती जा रही है। बातचीत की शुरुआत में ही ईरान ने कई शर्तें रख दी, जिसे अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया। मामला तब फंसा जब ईरानी संपत्तियों को फ्रीज से हटाने पर सहमति नहीं बनी, और इसके अलावा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार नहीं है। उधर ट्रंप ने ईरान को फिर धमकी दी, जिसके जवाब में ईरान ने कहा वो किसी भी कीमत पर अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं। यानी सीज फायर अब भी दूर की कौड़ी ही नजर आ रही है, और इन सब के बीच पाकिस्तान सैंडविच बन रहा है। सीज फायर पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई सीज फायर नहीं, कोई बातचीत नहीं। भाई, बातचीत कब होती है? अगर दो व्यक्तियों के बीच शांति वार्ता होगी तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि आप आमने सामने बैठे। वो तो आप बैठे नहीं। पाकिस्तान वाले ईरान वाले से अलग बात कर रहे हैं, ईरान वाले ने जो बताया वो जाकर के अमेरिका वाले को बता रहे हैं, अमेरिका वाले ने जो बताया अब वो सब पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिसट्रस्ट इतना ज्यादा है कि आप आमने सामने बैठ नहीं सकते। ईरानी कैसे बैठेंगे? उनको क्या जवाब देना पड़ेगा अपनी जनता को? उस सैनिक को बताना पड़ेगा कि भाई तुम तो उसके साथ जाकर के हाथ मिला रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, उससे जाकर के निगोशिएट कर रहे हो, जो तुम्हारे खामनई को मार दिया, तबाही मचा दी। 1 लाख से ज्यादा हमले हुए पिछले 40 दिन के अंदर, और उसे आप हाथ मिला रहे हो। तो वो जाकर के कहेंगे कि नहीं, हम अपनी शर्तों पे, कि हमारे जो फ्रीज्ड अकाउंट्स हैं सैंक्शन की वजह से, उसको वो रिलीज करे अमेरिका, ये सैंक्शन हटाए, और वो हमारी बात को माने, क्योंकि हम तबाह हो गए हैं, हमें रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होगी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है जितनी जहाजें जाएंगी वो हमें पैसे दें। इसी आधार पे हम बात करेंगे। अमेरिका कह रहा है दोनों काम नहीं करेंगे, न तुम्हारे फ्रीज अकाउंट को खोला जाएगा और ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें कोई पैसे आप उगा कर सकते हो, ये नहीं होगा। तो बातचीत कहां होगी? क्या बातचीत होगी? और बातचीत हो रहा है कैसे? सिर के ऊपर रिवॉल्वर लगा करके। डोनाल्ड ट्रंप उधर, ये लोग इधर
इस्लामाबाद में बातचीत की बात कर रहे हैं और उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मान लो नहीं तो फिर ठोकेंगे, धमकी दी जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक फ्लॉप शो होने जा रहा है। और डिप्लोमेसी में, राजनीति में होता क्या है कि कुछ कंक्रीट होगा नहीं, बस ये कह देंगे कि भाई अच्छी बातचीत हुई, अब 1 सप्ताह के बाद फिर हम बातचीत करेंगे, 10 दिन के बाद फिर हम बातचीत करेंगे, हम अपनी अपनी सरकारों में जा करके जो ये करके एक जॉइंट स्टेटमेंट डाल करके पाकिस्तान सामने आएगा और बोल करके चला जाएगा। ठीक वैसा ही जब 1 सप्ताह पहले जब 4-4 देश पाकिस्तान में आकर के मिले थे, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान, क्या कहा गया था कि बहुत अच्छी बातचीत हुई, 1 घंटे में मामला खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया बहुत अच्छी बातचीत हुई, हम लोग फिर जो है 10 दिन के बाद मिलेंगे। 10 दिन बीत गया, कोई नहीं मुलाकात हो रही है, अब ये इधर मुलाकात हो रही है। तो ये नॉन स्टार्टर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं और इजराइल भी तैयारी कर रहा है। ये युद्ध बातचीत से खत्म नहीं होने वाला। जी, तो पाकिस्तान में शांति की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल को इस बातचीत से कोसों दूर लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने 100 से अधिक हिजबुल्लाह के केंद्रों को दागा है, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई मिसाइलें दागी है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सफेद शहर और अशदोद नौसैनिक अड्डे को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है, और ये ऐसे समय में हो रहा है जब इस्लामाबाद में सीज फायर पर बातचीत हो रहा है। एक तरफ से शांति पर बातचीत हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। देखिए, वो तो हमला होगा ही, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि ये जो बातचीत आप कर रहे हो उसमें लेबनान उसका हिस्सा ही नहीं है। इट इज बिटवीन यूएस एंड ईरान। लेबनान कहां से आया? वो आज तो सुने हमास के ऊपर भी मारा, हमास के ऊपर भी अटैक आज हुआ है। इजराइल तो रोज पर कच्चे उड़ा रहा है, और आज जवाबी कार्रवाई में लेबनान की तरफ से भी कुछ मिसाइल दागे गए, जिसे रोक लिया गया। तो ये कल तक ईरान तो ये कह रहा था कि लेबनान पे जब तक हमला होता रहेगा हम बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो फिर भी आप आए, क्यों आए भाई? आप इसका मतलब थक गए, हार गए। और सबसे बड़ी चीज कि ईरान अब निगोशिएट करने को तैयार हो जाता है कि लेबनान के ऊपर भी हमला होता रहे, हॉर्मुज भी खुल जाए और आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी ना किया जाए। तब तो ईरान मार भी खाया और हार भी गया। तब ये कहानी आ जाएगी। वो आप 40 दिन लड़े, झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, वहां इंटरनेट बंद कर दिया, वहां से कोई वीडियो नहीं आने दिया बाहर, कोई समाचार को बाहर नहीं आने दिया, ये सब तो ठीक है। लेकिन फिर ये माना जाएगा कि इस्लामाबाद में बातचीत नहीं, इस्लामाबाद में ईरान का सरेंडर हुआ है। और ये मौका कि आपको हॉर्मुज में पैसे उगाने के लिए या फिर आपको जो है आपके फ्रीज्ड अकाउंट्स को जो है जिसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो वापस कर दिया जाए, ये अमेरिका होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इजराइल का पोजीशन बड़ा ही क्लियर है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, ये लोग इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। यही सबसे मूल मुद्दा है, और इसका जवाब न ट्रंप के पास है, न ईरान के पास है, न पाकिस्तान के पास है, न दुनिया के पास है। और इसलिए ये युद्ध अभी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।